ओके सो हमने बेटा प्रीवियस क्लास में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड देखा था एंड उसके अलावा हम लोग पहले ही चीज देख चुके हैं कि है ना हमारे पास में क्या क्या कंडीशंस होती है यूनिक सोल्यूशन इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन एंड नो सोल्यूशन के लिए राइट। जब हम लोगों ने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा था हमने वहीं पे ये सब चीज तो सीख ही ली थी। अब ये जो क्वेश्चन इसमें लिखा है कि फॉर्म द पेयर ऑफ रियल इक्वेशंस in the following problems and find their solution if they exist by any algebraic method। मतलब यहाँ पे ना आपको इस चीज के लिए तो इंसिस्ट करा ही नहीं गया है कि आपको पर्टिकुलरली सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करना है। मेथड जो अच्छा लगे वो इस्तेमाल कर लेना, लेकिन पहले सबसे पहला काम है इक्वेशन बनाना, फिर चेक करना कि उनके सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। तो उसके लिए हम लोग बेटा कंपैरिजन ऑफ कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट करके वो तो चेक भी हो जाएगा। बट हाँ, जब तक आप इक्वेशन नहीं बनाओगे तब तक हमारा काम नहीं हो सकता आगे का। चलो अपन इसकी इक्वेशन फ्रेम करने की कोशिश करते हैं। क्या क्या बोला गया पढ़ते हैं। यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट। बढ़िया। गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। फाइंड क्या करना है कि हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर। तो मतलब कुछ आंसर उसने राइट करेक्ट करे थे, कुछ आंसर उसने रॉन्ग करे थे। और एक और बेटा इसमें आपको कंडीशन दे रखी है दूसरी इक्वेशन के लिए। Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, Yash would have scored 50 marks। तो ये सेकंड कंडीशन के लिए अपन पहले फर्स्ट कंडीशन बनाने की कोशिश करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बेटा हमें नहीं पता कि यश ने कितने आंसर करेक्ट करे और कितने आंसर इनकरेक्ट मार्क कर रखे हैं, है ना। बट हम उनको कुछ लेट तो कर ही सकते हैं, उनको अपन एक्स और वाई लेट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो लेट द करेक्ट आंसर be x, let the incorrect answers be y। ठीक है। अब जो आंसर बेटा जिसमें आपको मार्क्स मिले ना सही आंसर के लिए, उसको तो अपन हमेशा किस में लेंगे, प्लस में लेंगे। और जहां पे आपके मार्क्स डिडक्ट हुए हैं वहां उस चीज को क्वेश्चन में हम किस में लेंगे, माइनस में लेंगे। ध्यान रखना, क्योंकि जो मार्क्स डिडक्ट हुए उनको आप ऐड तो करने से रहे, दिखती सी बात है। राइट। अब इसमें बोला है कि ना उसके टोटल 40 मार्क्स आए, 3 मार्क्स मिलते हैं करेक्ट आंसर के लिए, तो उसने एक करेक्ट आंसर के लिए उसको मिल, लेट द करेक्ट आंसर बी एक्स। ठीक है ना। तो ये तो एक आंसर के लिए है 3 मार्क्स। अगर एक्स आंसर उसने करेक्ट करे हैं तो उसके लिए कितने मिलेंगे, उसको 3x मिलेंगे। इक्वेशन है हमारे पास में क्या हो जाएगी, 3x। एक गलत आंसर के लिए 1 मार्क्स कट रहा है, वाई गलत आंसर के लिए कितने मार्क्स कटेंगे, -1 × y, दैट इज -y। और जो टोटल मार्क्स उसके आए वो कितना है बेटा, 40 निकल के आए, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से अगर आप सेकंड केस की बात करोगे तो बोला गया 4 मार्क्स अवार्ड किए जाते हैं करेक्ट आंसर के लिए, मतलब 4x, और 2 मार्क्स काटे जाते हैं मतलब -2y। तो यश के मार्क्स आ जाते हैं 50। इक्वेशन नंबर 2। खैर देखने से पता पड़ रहा है बेटा कि इंटरसेक्टिंग सोल्यूशन है a1/a2 b1/b2 इक्वल नहीं आ रहा, बट स्टिल आप चेक कर सकते हो। आपको चेक तो क्या करना ही पड़ेगा। यहाँ पे a1/a2 हमारे पास में है 3/4 एंड b1/b2 है हमारे पास में -1/-2। तो हमें तो क्लियरली पता पड़ ही रहा है, क्लियरली a1/a2 is not equal to b1/b2। तो इसका सोल्यूशन तो है ही है, therefore it has यूनिक सोल्यूशन। राइट। अब आपको इसका सोल्यूशन निकालना है, दोनों इक्वेशन सामने आई। मैं तो कहता हूँ बढ़िया एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, है ना। इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, फिर दोनों के इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बढ़िया आंसर आ जाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, फिर माइनस कर देंगे उसमें से कौन सी, सॉरी इक्वेशन 1 को माइनस मल्टीप्लाई करना है 2 से, और उसमें से हमें ना इक्वेशन 2 को क्या करेंगे ना, माइनस कर देंगे। इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना, यहाँ पे आपके पास में क्या आएगा, 6x -2y इक्वल्स टू 80। इक्वेशन 2 दे रखी है हमें 4x -2y इक्वल्स टू 50। सब्ट्रैक्शन करना है ना बेटा, सबके साइन चेंज कर दो, माइनस प्लस माइनस, 6x में से 4x गया तो 2x बचेगा, ये तो कैंसिल आउट ही हो गया। 80 में से 50 गया तो बचेगा 30।
और x हमारे पास में कितना आ जाएगा 15। तो उसने जो करेक्ट आंसर्स करे वो कितने करे 15 करे। किसी भी इक्वेशन में पुट करो और आराम से y निकाल लो। मैं तो इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ। पुट इन 1 3 into 15 minus y equals to 40। 15 is 45 minus y equals to 40 एंड अल्टीमेटली हमारे पास में y कितना आएगा, ट्रांसपोज वगैरह कर लेना भाई 5। तो 5 आंसर्स ने इनकरेक्ट करे। हमें तो बेटा टोटल क्वेश्चन निकालने थे टेस्ट के। टोटल क्वेश्चन कितने हो जाएंगे x प्लस वाई। देयरफॉर टोटल क्वेश्चंस इन टेस्ट ये हमारे पास में जाएंगे x प्लस वाई, x है 15, y है 5, दैट इज 20। इस टेस्ट में 20 क्वेश्चन थे, 15 उसने सही करे और 5 उसने गलत करे। ठीक है। ओके सो पार्ट 4 बेटा ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे अच्छे से समझना। इसमें बोला कि प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट, है ना। इसको अपन डायग्रामेटिकली देखेंगे, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। है ना बेटा, ये आपकी प्लेस ए है, ये प्लेस बी है। बोला गया इनके बीच का डिस्टेंस आपको दे रखा है 100 किलोमीटर, है ना। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। तो यहाँ पे एक कार खड़ी है ए पे और बी पे भी एक कार खड़ी है, और दोनों कार ने एक साथ अपने आप को मतलब दोनों कार के मालिकों ने उनको एक साथ स्टार्ट करा। अब कंडीशन के लिए देखिए आगे पढ़ते हैं। इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, है ना। और हमें फाइंड भी क्या करना है, हमें इनकी स्पीड फाइंड करनी। तो जो चीज फाइंड करनी है उसी को अपन लेट करते हैं, सिंपल सी बात है। यही नियम है ना, कुदरत का नियम यही है, जो फाइंड करना है उसे लेट कर ले। तो सबसे पहले तो अपन इनकी स्पीड्स को लेट कर लेते हैं यहाँ पे साइड में। यहाँ मैं लिख लेता हूँ, लेट स्पीड ऑफ कार ए इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर एंड लेट स्पीड ऑफ कार बी इक्वल्स टू y किलोमीटर पर आवर। अब पढ़ते हैं भाई क्वेश्चन वापस क्या दे रखा है। इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एंड डिफरेंट स्पीड्स, बेटा एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, जा रही है दोनों कार और डिफरेंट स्पीड पे जा रही हैं। अब एक डायरेक्शन का मतलब है कि या तो दोनों ए की तरफ जा रही है, दोनों बी की तरफ जा रही है, किसी भी तरफ ले लो फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे स्पेस में तो मैं बी की तरफ ले जाता हूँ। जैसे ए कार है ना, वो भी इस तरफ जाएगी, बी कार जो है वो भी इस तरफ जाएगी। ठीक है। तो बेटा दोनों कारें ना 5 आवर्स में मिल रही हैं। भाई दिखती सी बात है, जैसे मान लो कि मैं अपने स्कूल में बैठा हूँ, आप अपने घर में बैठे हो। हम दोनों ने जैसे अपन ने ना एक ही डायरेक्शन में भागना चालू करा। मैं मेरे स्कूल से नॉर्थ डायरेक्शन में भाग रहा हूँ, आप भी आपका घर मेरे स्कूल के पीछे है, आप वहां से नॉर्थ में भाग रहे हो, और अपन दोनों 5 घंटे बाद मिल रहे हैं। ये तभी पॉसिबल है जब आप मुझसे तेज भागोगे। अगर आप मुझसे धीरे भागोगे तो आप तो कभी मेरे को पकड़ ही नहीं पाओगे ना, मैं तो हमेशा आगे रह जाऊंगा। तो यहाँ पे बेटा ए और बी दोनों ही 5 घंटे बाद मिल रहे हैं, तो मतलब दोनों ने कितनी देर की ट्रैवलिंग करी है, 5 आवर्स, 5 आवर्स की ट्रैवलिंग करी है। चीज की श्योरिटी है हमारे पास में, है ना। तो इधर अपन लिख सकते हैं कि टाइम तो टोटल जो हमारे पास में कितना आ रहा है, 5 आवर्स आ ही रहा है। अब बेटा अगर दोनों 5 घंटे बाद मिल रहे हैं तो डेफिनेटली ए की स्पीड बी की स्पीड से बड़ी है, तभी पॉसिबिलिटी है, वरना तो कभी मिल ही नहीं सकते थे, है ना। कॉमन सेंस वाली बात है ये। अब दोनों ही बेटा 5 आवर्स तक चले हैं और आपको दोनों की स्पीड पता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ना किसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा। राइट, ये तो हमें बिल्कुल भी नहीं पता। अब यहाँ से जब आपको इक्वेशन फ्रेम करनी पड़ेगी ना बेटा, तो आपको डिस्टेंस स्पीड और टाइम को लेके करनी पड़ेगी। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। हम लोगों ने बहुत पहले मतलब आप लोगों ने बहुत पहले एक फॉर्मूला पढ़ा होगा शायद 7th क्लास के अंदर, जो डिस्टेंस स्पीड और टाइम में एक रिलेशन आपको देता है। आई थिंक आपको वो फॉर्मूला याद होगा। अगर हम बात करें डिस्टेंस की, ये हमारे पास में किसके बराबर होता है, स्पीड अपॉन टाइम। सही लिखा है। अगर चेक करना है सही लिखा है गलत लिखा है, स्पीड की यूनिट क्या होती है हमारे पास में, मीटर पर सेकंड, टाइम की क्या होती है, सेकंड। तो ये तो मैच ही नहीं करेगा, अब उसको मैच करवाना पड़ेगा। ध्यान रखना, कभी भी ऐसे डायरेक्टली कुछ भी मत लिख देना। फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, हमेशा इस चीज का ध्यान रखना बेटा। बेसिक फॉर्मूला हमेशा ऐसे याद रखना। ये हमारे पास में होता है स्पीड इनटू टाइम।
कभी भी अगर ऐसे संचय हो ना कि जो फॉर्मूला लिखा है वो गलत लिखा है कि सही लिखा है, हमेशा यूनिट डाल के देख लो। ठीक है, हमें पता है डिस्टेंस यूनिट हमारे पास में मीटर्स आनी चाहिए, किलोमीटर आनी चाहिए, मिलीमीटर आनी चाहिए, बट उसमें टाइम तो कहीं होना ही चाहिए। डिस्टेंस बराबर होगा स्पीड टू टाइम। मेरे को यहाँ पे डिस्टेंस नहीं पता, यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, बट हाँ बस टाइम पता है कि टाइम लगा था 5 आवर, है ना। और दोनों दोनों ही बेसिकली हमारे पास 5 आवर्स के बराबर चली थी। अब डिस्टेंस का तो हमें आता पता है ही नहीं, लेकिन अगर आप इसकी कंडीशन निकालना चाहो, हमें ये पता है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस 100 किलोमीटर था बेटा। अगर इसी डायग्राम को मैं थोड़ा आगे बनाने की कोशिश करूं, तो ध्यान से देखना हमारे पास में क्या बनेगा। टाइम में इधर लिख लेता हूँ। जैसे मान लो कि इस पॉइंट पे आके, मान लो इस पॉइंट पे आके ना ये दोनों मिले हैं, इस सी पॉइंट पे आके, है ना। यहाँ पे आपके पास में ए और बी आपस में मिल गए। लेकिन अगर बेटा आप इनके डिस्टेंस को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ना, बी ने जितना भी डिस्टेंस चला होगा, आई अग्री, कुछ ए ने डिस्टेंस चला होगा, आई अग्री, लेकिन ए और बी के बीच में ऑलरेडी बेटा 100 किलोमीटर का फासला था। तो ए को बी से कितना किलोमीटर ज्यादा चलना पड़ा होगा? 100 किलोमीटर डिस्टेंस ज्यादा चलना पड़ा होगा। तो यहाँ तक जो, अगर मैं बात करूँ बेसिकली एसी के बारे में, अगर मैं इस एसी डिस्टेंस में से बीसी डिस्टेंस को माइनस करूंगा, तो मेरे पास में यहाँ क्या मिलेगा? मुझे 100 किलोमीटर तो मिलेगा। और मैं इस वाले फैक्ट का यूज करूंगा, और इस वाले फैक्ट का यूज करूंगा हमारी इक्वेशन को बनाने के लिए। ठीक है ना। अगर मैं बात करूं डिस्टेंस एसी की, तो डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम के बराबर होता है। टाइम तो दोनों को 5 आवर्स लगा ही लगा है ना, टाइम दोनों को 5 5 आवर्स ही लगे, ध्यान रखना। तो अगर मैं अपन यहाँ से इक्वेशन फ्रेम करना चाहें, तो अपन को अच्छे से पता होगा कि डिस्टेंस कितना चला है एसी हमें नहीं पता, लेकिन हमें स्पीड पता और टाइम पता है। तो ये हमारे पास में कितना हो जाएगा? 5x माइनस बीसी कितना हो जाएगा हमारे पास में? 5y, और इनका डिफरेंस हमारे पास में कितना आएगा यहाँ पे? 100 किलोमीटर। 5x is the distance traveled by car A, 5y is the distance traveled by car B, that is AC minus BC, and it is equal to 100। 5 यहाँ से कॉमन ले लेना बेटा, तो x माइनस वाई आपके पास में कितना हो जाएगा? 100/5, दैट इज 20। क्वेश्चन नंबर 1। ये दो कॉन्सेप्ट यूज होते हैं इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बट अभी तो केस 1 हुआ है हमारे पास में, ध्यान रखना। अभी इसका केस 2 भी बचा हुआ है, इसका केस 2 देखना आप ध्यान से। इक्वेशन तो मैं बना देता हूँ फटाफट अभी। इसका केस 2 देखते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ होगा। फिर से बेटा अपन ने कार ए और कार बी को इधर खड़ा कर दिया। यदि कार ए, यदि कार बी, इनके बीच का डिस्टेंस अभी भी 100 किलोमीटर ही है। अब लिखा है इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर। अगर कार ए और कार बी एक दूसरे की तरफ चलेंगी, तो किसी ना किसी पॉइंट पे, जैसे मान लो यहाँ पे कहीं पे मिली सी पॉइंट पे, तो इसमें इन दोनों को यहाँ पे मिलने में टाइम कितना लगा? 1 आवर। मतलब दोनों ही 1 1 आवर चली होंगी तभी तो मिल पाई है, वरना कैसे मिल पाती, है ना। तो यहाँ पे ये मिली। अब बेटा जब इस पॉइंट पे ए और बी मिले होंगे, ए ने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा, बी ने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा, मतलब एसी और बीसी। तो अगर बेटा मैं यहाँ से एसी और बीसी को ऐड कर लूंगा, तो मेरे पास में कितना आंसर आएगा? 100 किलोमीटर तो आएगा, क्योंकि ये एक तरफ तो चल, ये एक दूसरे की तरफ चल रही हैं। और आप खुद चेक कर सकते हो, अगर आपने एसी में बीसी जोड़ा तो आपको 100 किलोमीटर ही मिलने वाला है, यहाँ पे सीधी बात है। तो यहाँ पे अगर मैं एसी डिस्टेंस की बात करूँ अगेन, बट इस बार टाइम कितना लग रहा है? 1 आवर लग रहा है, ध्यान रखना। और अपन इसकी यहाँ पे इक्वेशन फ्रेम करना चाहें, दैट इज स्पीड इनटू टाइम। से स्पीड तो ए की एक्स है, बी कार की वाई है, और टाइम कितना है? 1 1 आवर है। तो आप कह सकते हो कि 1 × x प्लस 1 × y किसके बराबर है? 100। फिर आप कह सकते हो कि x प्लस वाई किसके बराबर आएगा? 100। एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब आपके पास में दोनों इक्वेशन आ गई, x माइनस वाई इक्वल टू 20 और x प्लस वाई इक्वल टू 100। बेटा आराम से दोनों का एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लो। नाउ x माइनस वाई इज 20 and x plus y is 100। तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना, ऐड 1 and 2
जाएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 20, x प्लस वाई इक्वल्स टू 100। ऐड करने पे y से y गया, x प्लस एक्स हो जाएगा 2x, यहाँ पे आ जाएगा 120 और x हमारे पास में आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो जो आपको अच्छी लगे, है ना। पुट इन 1, हमारे पास में हो जाएगा 60 माइनस वाई इक्वल्स टू 20, ट्रांसपोज करना बेटा 20 और y को, 60 माइनस 20 इक्वल्स टू y और y हमारे पास में आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। और अपन ने पहले ये चीज डिस्कस कर ली थी क्वेश्चन शुरू करते ही कि x जो है वो y से बड़ा ही आने वाला है और आपको देख लो हमारे पास में x की वैल्यू y से बड़ी निकल के आई। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ बेटा दो केसेस जो बनते हैं ना वो आपको थोड़े से अच्छे से समझने होते हैं डायग्रामेटिकली। आप बिना डायग्राम के भी समझ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं मना नहीं कर रहा, आप एग्जाम में डायरेक्ट भी कर सकते हो, बट समझना जरूरी है ना कि हमारे पास में कंसेप्ट आया कहाँ से। तो ये जो कंसेप्ट है ये लगेगा एक तो, और ये जो एक यहाँ वाला और एक ये वाला, इसका ध्यान रखना। ठीक है, ओके। सो द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। भाई रेक्टेंगल की बात हो रही है, यहाँ से अपन रेक्टेंगल चुराते हैं, शीट में हमें रेक्टेंगल मिल जाता है। यहाँ पे ब्लू कलर का ले लें, दो ले लेते हैं, है ना। जहां से भी इसको साइड में रखते हैं, इस पे काम करते हैं। भाई हमारे पास में एक रेक्टेंगल था, शायद हमें 3 रेक्टेंगल चाहिए होंगे यार इसके लिए, एक, दो, एक और ले लेते हैं। तीन रेक्टेंगल, अब इसमें से एक तो हमारे पास में ओरिजिनल वाला है, ये रहा ओरिजिनल रेक्टेंगल है ना हमारे पास में, यहाँ पे इसका नाम लिख देते हैं। और ये जो ओरिजिनल रेक्टेंगल है ना बेटा, इसकी लेंथ है हमारे पास में x और इसकी विड्थ है हमारे पास में y, है ना। आप लैंग्वेज में लिख लेना, लेट द लेंथ बी x, लेट द ब्रेड्थ बी y। ठीक है, इतना कर लेना। आप पढ़ते हैं क्या दे रखा है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स, मतलब इस रेक्टेंगल का एरिया 9 स्क्वायर यूनिट से रिड्यूस हो गया। इफ द लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स, मतलब पहले लेंथ कितनी थी, x थी ना, अब जो हमारे पास में लेंथ हो गई है वो हो गई है 5 यूनिट्स और ब्रेड्थ को इंक्रीज कर दिया। कहने का मतलब है कि इसकी लेंथ तो कम हो गई हमारे पास में, लेकिन इसकी जो विड्थ है वो हमारे पास में बढ़ गई। तो बढ़ाते हैं और अच्छे से, है ना, समझने की कोशिश करना। यही हुआ हमारे साथ में। अगर अब हम इसमें यहाँ पे लिखें, ये रहा ए बी सी डी, बोला गया है कि इसकी हमने लेंथ को इफ द लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट, मतलब लेंथ हमारे पास में हो गई x माइनस 5 और विड्थ को हमने बढ़ा दिया 3 यूनिट से, तो ये हमारे पास में जाएगी y प्लस 3। तो पहले इसका कुछ एरिया था, a बराबर x इंटू वाई, अभी जो एरिया है ना ये कितना रिड्यूस हो गया, 9 स्क्वायर से रिड्यूस हो गया, तो हमारा नया एरिया कितना हो जाएगा, a माइनस 9। ठीक है, ये केस 1। केस 2 पे आते हैं, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स, लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं और ब्रेड को भी इंक्रीज कर रहे हैं ना, लेंथ तो इंक्रीज हो ही रही है और हमने इसकी ब्रेड भी बेटा इंक्रीज कर दी है ना। आप फर्क देख पा रहे होगे डायग्राम से, लेंथ को हमने इंक्रीज कर दिया 3 यूनिट से, मतलब लेंथ हमारे पास में जाएगी x प्लस 3। जैसे अपन एज वाले क्वेश्चन में नहीं करते, प्रेजेंट के ऊपर हमेशा चीजों को इम्पैक्ट डालते हैं, वैसे अपन प्रेजेंट पे चीजों को इम्पैक्ट डाल रहे हैं। एंड द ब्रेड बाय 2 यूनिट्स, मतलब ये हो जाएगी y प्लस 2। तो एरिया इंक्रीज हुआ होगा, देन द एरिया इंक्रीजेस बाय 67 स्क्वायर यूनिट, मतलब एरिया हो जाएगा a प्लस 67। एरिया है ना हमारे पास में हो जाएगा a प्लस 67। तो फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। अब हमें बेटा रेक्टेंगल की डायमेंशंस पता करनी है, अब इसको ध्यान से ऑब्जर्व करना कि कैसे करा जाएगा। अगर इस एरिया की बात करूं, फॉर्मूला तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ से होता है, तो ये हमारे पास में x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3 के बराबर हो जाएगा। इसकी बात करूं, फॉर्मूला तो अभी भी एल इंटू बी होता है, तो ये हमारे पास में x प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2 के बराबर होगा। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना कि क्या होने वाला है यहाँ पे ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जाता है बेटा ये भी। नाउ फर्स्ट केस की बात देखो, ये तो ओरिजिनल चीज है ना, ये इसको तो अभी हमें अभी तो यूज नहीं करना, थोड़ी देर बाद देखेंगे। मेन है कंडीशन फर्स्ट और एक कंडीशन 2। तो अगर मैं केस 1 की बात करूं बेटा, तो यहाँ पे हमें क्या, हमें अच्छे से पता है
कि x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3 जो होगा ना, ये हमारे पास में a माइनस 9 के बराबर होगा। फिर उसको अपन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से ओपन करते हैं। यहाँ पे हमारे पास में आएगा एक्स वाई प्लस का 3x माइनस का 5y माइनस का 15। यार यहाँ पे अगर देखोगे तो a की वैल्यू x इंटू वाई के बराबर है, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं x इंटू वाई माइनस 9। दिक्कत भी तो ये एक्स वाई और एक्स वाई दे देते हैं, हो गया कैंसिल आउट, बात ही खत्म। तो सब कुछ सिंपल हो गया भाई हमारे पास। यहाँ पे रह जाएगा 3x माइनस 5y, 15 को उधर ट्रांसपोज कर देना, तो माइनस का 9 प्लस का 5 हमारे पास में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 6, है ना। इक्वेशन नंबर 1। ये लो भाई आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन की बात करें, वो यहाँ से निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है वो भी। ऑल्सो x प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2, ये हमारे पास में है a प्लस 67 के बराबर, तो भी मल्टीप्लाई कर दें भाई, हो जाएगा एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस का 6, इस a के आगे क्या पुट कर देंगे, एक्स वाई प्लस का 67। फिर एक्स वाई से एक्स वाई क्या दिक्कत ये देता ना, तो उसको हटा दिया हमने। यहाँ हमारे पास में क्या जाएगा 2x प्लस 3y, 6 को ट्रांसपोज कर देना, इक्वल टू 61। इक्वेशन नंबर 2। भाई दोनों इक्वेशन आ चुकी है, दो वेरिएबल भी हैं। एरिया फाइंड करने मतलब एक्स और वाई की वैल्यूज हमें डायमेंशन फाइंड करनी है ना रेक्टेंगल की। अभी ओरिजिनल एक्स और वाई, तो बस दो इक्वेशन है आपके पास में, लगा दो जो मेथड अच्छा लगे। अपन इसको एलिमिनेशन सॉल्व करके देख लेते हैं। एक बार मैं पीछे इक्वेशन दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे। इक्वेशन थी 3x माइनस 5y इक्वल टू 6, 3x माइनस 5y इक्वल टू 6, और दूसरी थी 2x प्लस 3y इक्वल टू 61, 2x प्लस 3y इक्वल टू 61। ठीक है, तो मैं x एलिमेंट करना चाह रहा हूँ, तो इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, फिर माइनस कर देना इक्वेशन 2 को, बट इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, तो ये हमारे पास में जाएगी 6x माइनस का 10y इक्वल्स टू 12। सेकेंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6x प्लस 9y इक्वल टू 183। बहुत बढ़िया भाई, माइनस करेंगे साइन चेंज होंगे, माइनस माइनस माइनस, यहाँ पे हमारे पास ये यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा माइनस का 19y, और यहाँ पे कुछ हमारे पास में आएगा, कितना बचेगा, माइनस का 171। अब अगर 19 की टेबल आती है तो बहुत आसान काम है हमारे लिए, 19 इंटू 9 171 होता है, तो y हमारे पास में कितना आ गया, 9 यूनिट। किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, पुट इन 1, हमारे पास में जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू 9 इक्वल टू 6, 3x माइनस 45 इक्वल टू 6, 3x इज इक्वल टू 51, और x आ जाएगा हमारे पास में 17। तो जो हमारे पास में लेंथ आई है वो है 17 यूनिट, और जो हमारे पास में ब्रेड्थ आई है वो हमारे पास में 9 यूनिट। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन करा था, और ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। इसमें अच्छे मानने का कंसेप्ट ये कि आप इसको आराम से डायग्राम बना बना के करना, बहुत इजीली आपको समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। सब कुछ ही मन में करने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं पे अपन हो सकता है अटक जाए, बट स्टिल कोशिश करना कि आप अच्छे से इसको करो। ठीक है।